Summary of The Intelligent Investor written by Benjamin Graham। परिचय। परिचय एक रक्षात्मक निवेशक और एक आक्रामक निवेशक के बीच के अंतर से गुजरता है। ग्राहम फिर आगे बताते हैं कि निवेशक के प्रकार की परवाह किए बिना प्रत्येक को यह समझने की आवश्यकता है कि उनका आरआरआर बाजार से बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। आरआरआर रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न वह न्यूनतम राशि है जो एक निवेशक से प्राप्त करने की उम्मीद करता है। यह राशि कई कारकों को ध्यान में रखती है, जैसे कि जोखिम की मात्रा, मुद्रास्फीति, तरलता और निवेश की अवधि। रक्षात्मक निवेशक के लिए ये तथाकथित एवरेज औसत रिटर्न और आक्रामक निवेशक के लिए इलाइटली अबोव एवरेज औसत से बहुत कुछ अधिक रिटर्न 2-3% उसे हमेशा बड़ी जीत अथवा नुकसान के बजाय निरंतर दोहराए जा सकने वाली जीत से संतुष्ट होना चाहिए। एक पक्ष के रूप में यह दोहराए जा सकने वाली गोल्फ स्विंग की तरह है जो हम सभी चाहते हैं जब हम हर बार गोल्फ क्लब को स्विंग करते हैं। एक बार की जीत से बेहतर लगातार विकास। ग्राहम वैल्यू इन्वेस्टिंग से जुड़े अपने तरीकों को और इंगित करते हैं और मुख्य रूप से उन सच्चाइयों को शामिल करते हैं जो दोनों प्रकार के निवेशकों को प्रभावित करती हैं। वह जिक्र करती हैं प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए एक पर्याप्त ज्ञान के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि विभिन्न प्रकार के बांड और शेयरों ने बदलती परिस्थितियों में वास्तव में कैसा व्यवहार किया है। उनके मुख्य बिंदु ये समझने के लिए केंद्रित हैं कि सबसे आशाजनक उद्योगों में केवल सबसे होनहार कंपनियों का चयन करने का कोई भरोसेमंद तरीका नहीं है। वे इस संबंध में आगे कहते हैं कि एक व्यवसाय में भौतिक विकास के लिए स्पष्ट संभावनाएं निवेशकों के लिए स्पष्ट मुनाफे में तब्दील नहीं होती हैं। अंत में ग्राहम किसी स्टॉक की कीमत के बजाय किसी कंपनी के मूल में खरीदने के लिए पाठक का ध्यान केंद्रित करते हैं। ध्यान दें कि जो बिक्री के लिए उपलब्ध है और उसके लिए जो भुगतान किया जा रहा है, इन दोनों में संबंध स्थापित करने की आदत निवेशक में एक अमूल्य विशेषता है। फिर वे सुझाव देते हैं कि पाठक सिर्फ यह ध्यान रखे कि अपने वास्तविक संपत्ति मूल्य से बहुत अधिक मूल्य पर नहीं बेचे जा रहे शेयरों को खरीदे। अध्याय 1 इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन। निवेश बनाम सट्टेबाजी। निवेश ऑपरेशन वह है जो पूरी तरह से विश्लेषण पर मूलधन की सुरक्षा और पर्याप्त रिटर्न का वादा करता है। इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने वाले परिचालन सट्टा है। सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी नियमों में से एक है निवेश और सट्टेबाजी की गतिविधियों को पूरी तरह से अलग रखना। उन्हें अलग अलग खातों में रखा जाना चाहिए और आपके दिमाग में कंपार्टमेंटलाइज किया जाना चाहिए। यदि आप सट्टेबाजी करते हैं तो ग्राहम निवेशों को अपने कुल आवंटन में से सट्टेबाजी के लिए अधिकतम 10% तक सीमित करने के लिए कहते हैं। जैसे बुद्धिमान निवेशक होता है वैसे ही सट्टेबाजी होती है। बुद्धिमान निवेश में शामिल है एक व्यवसाय के आधारभूत दृढ़ता का विश्लेषण, एक गंभीर नुकसान को रोकने के लिए एक परिकलित योजना और एक उचित वापसी की खोज। सट्टेबाजी में बाजार मूल्य पर निर्णय लेना शामिल है। यह उम्मीद करना कि कोई बात की तारीख में आपसे अधिक भुगतान करेगा। जब आप विश्वास कर रहे हों कि आप निवेश कर रहे हैं तो बिना किसी ज्ञान या कौशल के सक्रिय रूप से अटकलें लगाना और ध्यान को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। अटकलों को बढ़ावा देने के लिए वॉल स्ट्रीट पर कईयों को लाभ है क्योंकि यह उद्योग के लिए पैसा पैदा करता है। पिछले प्रदर्शन के आधार पर कई ट्रेंडी फार्मूले और स्टॉक पिकिंग सिस्टम को बढ़ावा दिया जाता है। वे थोड़े समय के लिए काम कर सकते हैं लेकिन लगभग हमेशा गायब हो जाते हैं क्योंकि वे बहुचर्चित हो जाते हैं। इसका मतलब है कि एक सफल सट्टेबाज को लगातार नवीनतम प्रवृत्ति से आगे रहना चाहिए। यह बुद्धिमान निवेशक के विपरीत है जिसमें मौलिक विश्लेषण शामिल है जो प्रत्येक गुजरती प्रवृत्ति के साथ उतार चढ़ाव नहीं करता है। ललोलुपाप यह है कि कैसे भी अटकलें आपके धन के एक छोटे और अलग हिस्से के लिए आरक्षित होनी चाहिए जो 10% से अधिक नहीं हो। अलगाव का यह नियम आपके निवेश कोष को अटकलों के कारण होने वाले भयावह नुकसान से बचाता है। ग्राहम के पास ऐसे कई एक पंक्ति उदाहरण हैं जो पाठक को सट्टा लगाने और निवेश करने के बीच के अंतर के सुझाव के साथ उन्मुख करने के लक्ष्यों को पूरा करने में मददगार हैं। वे कहते हैं केवल तभी निवेश करें जब आप उस स्थिति में भी किसी शेयर के मालिक बने रहना पसंद करेंगे जब आपके पास उसके दैनिक शेयर मूल्य को जानने का कोई तरीका न हो। उनके वचन हमारे द्वारा आज के आधुनिक सूचना युग में देखी जाने वाली तीव्र ट्रेडिंग के विपरीत है जहां स्टॉक को तुरंत खरीदा और बेचा जाता है। धन्यवाद। अध्याय 2 द इन्वेस्टर एंड इन्फ्लेशन। निवेशक और मुद्रास्फीति। सारांश।
निवेशक अपने पोर्टफोलियो और उससे होने वाली आय पर जितना अधिक निर्भर करता है, इसके लिए अपने जीवन में इस हिस्से में अप्रत्याशित और चिंताजनक तत्वों से रक्षा करना उतना ही आवश्यक हो जाता है। मुद्रास्फीति निवेशकों के लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए। कारण यह है कि यह वास्तविक धन को कम करती है, क्योंकि यह मुनाफे और मूलधन की क्रय शक्ति को नष्ट कर देती है, जैसे कि रहने की लागत बढ़ जाती है। यह विशेष रूप से निश्चित आय प्रतिभूतियों के मूलधन को नुकसान पहुंचाती है। इक्विटी में निवेश से एक लाभ यह है कि लाभांश और पूंजीगत लाभ से खोई हुई क्रय शक्ति की भरपाई की संभावना रहती है। इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि मुद्रास्फीति और अपस्फीति की स्थितियों और स्टॉक की कीमतों के मध्य घनिष्ठ संबंध है। ग्राहम केवल इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अच्छी गुणवत्ता वाले कंपनियों में एक निश्चित पे आउट के साथ एक बॉन्ड बनाम उच्च लाभांश को जारी रखने और भुगतान करने की क्षमता है। अप्रत्याशित से निवेशकों को सतर्क रखना है। इसका मतलब यह है कि केवल एक एसेट श्रेणी में निवेश करने का एक सही समय नहीं होता। बुद्धिमान निवेशक को अप्रत्याशित की आशंका से हो सकने वाले जोखिम को कम करना चाहिए। विविधता एक ऐसी रणनीति की नींव है। अध्याय 3 ए सेंचुरी ऑफ स्टॉक मार्केट हिस्ट्री, शेयर बाजार के इतिहास की एक सदी। सारांश। प्रत्येक निवेशक को शेयर बाजार के इतिहास की संतोषजनक समझ होनी चाहिए। स्टॉक निवेश का विश्लेषण करने के लिए आपके पास स्टॉक की कीमतों और उनकी कमाई, नकदी प्रवाह और लाभांश के बीच संबंध से संबंधित समझ होनी चाहिए। ग्राहम सीधे व्यवसाय चक्र के बारे में बोलकर अपना पाठ शुरू करते हैं, पूर्वग्रह के बिना, यह देखते हुए कि बाजार ने बहुत अधिक खतरनाक और बहुत कम अधिक अनुकूल दोनों स्तरों पर मूल निवेशकों के लिए खुद का प्रतिनिधित्व किया है। 10 साल के औसत पर एक नज़र डालने में से हमें यह अच्छे से महसूस होना शुरू हो जाता है कि व्यापार चक्र ने निवेशकों और सट्टेबाजों के विचारों और भावनाओं को कैसे प्रभावित किया है या उनसे कैसे प्रभावित हुआ है। वह लिखते हैं कि बुद्धिमान निवेशक को इस पर ध्यान देना चाहिए कि कीमत, आय और मुद्दों का लाभांश व्यापार चक्र के साथ किस प्रकार बदल गया है, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह बदलाव भी व्यापार चक्र से संबंध नहीं दिखा सकते, और कारण तो बिल्कुल ही नहीं। पिछले डेटा को से पता चलता है कि आमतौर पर मेगा राइज निराश करने के लिए बढ़े हैं, जबकि प्रमुख बाजार दुर्घटनाओं विशेषज्ञों के अनुमान के विपरीत आमतौर पर एक उच्च स्तर पर ही समतल हो गई। एक से दूसरे चरम ने आगे मुसीबत की कड़ी चेतावनी दी। उस समय उनके पास उपलब्ध लगभग 100 वर्षों के बाजार डेटा की समीक्षा करने के बाद ग्राहम ने 1964 के बुद्धिमान निवेशक की भविष्य के लिए कुछ सलाह दी। प्रतिभूतियों को खरीदने या रखने के लिए कोई उधार नहीं लें। समान शेयरों में रखे गए धन के प्रचार में कोई वृद्धि न करें। समान स्टॉक होल्डिंग में कमी करें, जहां इसे कुल पोर्टफोलियो के अधिकतम 50% तक लाने की जरूरत है। पूंजी लाभ कर का भुगतान यथासंभव अच्छे अनुग्रह के साथ किया जाना चाहिए और प्राप्त आय प्रथम गुणवत्ता बॉन्ड्स में या जमा के रूप में निवेशित करें। कुछ सलाह जो ग्राहम बार बार दोहराते हैं वह है कि एक सुसंगत और नियंत्रित आम स्टॉक नीति विकसित हो जाए। बाजार को पछाड़ने, विजेता शेयरों को चुनने की मानसिकता को हतोत्साहित करें। निवेशक को परिभाषित करने और मूल्य के लिए निवेश करने के सिद्धांतों को शामिल करना याद रखें। जिविंग ने टिप्पणी में नोट किया है कि बाजार में उतार चढ़ाव वास्तविक विकास, कंपनियों की आय और लाभांश में वृद्धि, मुद्रास्फीति की वृद्धि और सट्टे की मात्रा वृद्धि या कमी पर निर्भर करेगा, जो जनता वर्तमान समय में शेयरों पर डाल रही है। नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट शिलर द्वारा विकसित पाई 10 ग्राहम वैल्यूएशन दृष्टिकोण से प्रेरित था। पाई 10 अनुपात वर्तमान S&P 500 इंडेक्स मूल्य की तुलना पिछले 10 वर्षों से मुनाफे की समायोजित औसत मुद्रास्फीति से करता है। यह अतिरिक्त सबूत प्रदान करता है कि ग्राहम लक्ष्य पर सही थे कि कीमत आपके निवेश रिटर्न की सबसे बड़ी निर्धारक है। अध्याय 4 जनरल पोर्टफोलियो पॉलिसी, द डिफेंसिव इन्वेस्टर, समान पोर्टफोलियो नीति, रक्षात्मक निवेशक। सारांश। रक्षात्मक निवेशक कौन है? रक्षा करने वाला निवेशक अनिच्छुक या असमर्थ होता है, जो उद्यमी निवेशक होने के लिए आवश्यक समय और प्रयास में लगा होता है। एक सक्रिय दृष्टिकोण के बजाय रक्षात्मक निवेशक एक पोर्टफोलियो की तलाश करता है जिसमें न्यूनतम प्रयास, अनुसंधान और निगरानी की आवश्यकता होती है। एक निष्क्रिय दृष्टिकोण का मतलब है कि रक्षात्मक निवेशक रूढ़िवादी निवेशकों की तलाश करेगा जिन्हें पोर्टफोलियो प्रबंधन, अनुसंधान और व्यक्तिगत निवेशों के चयन में बहुत कम प्रयास की आवश्यकता होती है। उद्यमी निवेशक के विपरीत वह स्थिर रूढ़िवादी विकल्पों में परे अपने संभावित ब्रह्मांड का विस्तार नहीं करेगा। लोकप्रिय विचार यह है कि निवेशकों
को अपने जोखिम से सहिष्णुता के लिए जोखिम उठाने की मात्रा को दर्ज करना चाहिए। ग्राहम का एक अलग दृष्टिकोण है। जिस जोखिम को स्वीकार करने की इच्छा रखते हैं वह उस बुद्धिमान प्रयास की मात्रा पर निर्भर करना चाहिए जिसके लिए निवेशक सक्षम एवं जिसके लिए अपनी बुद्धिमत्ता खर्च करने को तैयार हैं। दूसरे शब्दों में, रक्षात्मक या निष्क्रिय निवेशक को औसत रिटर्न स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए। उच्चतर रिटर्न को उद्यमी निवेशक द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जो अपने पोर्टफोलियो को बुद्धिमानी से प्रबंधित करने और व्यक्तिगत निवेश का चयन करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करता है। रक्षात्मक निवेशक अपने पोर्टफोलियो को स्टॉक और बॉन्ड कैश के बीच समान रूप से विभाजित कर सकता है। वैल्यूएशन करते समय एसेट एलोकेशन को काफ़ी हद तक 50-50 विभाजन लक्ष्य के समीप लाने के लिए पोर्टफोलियो को बार बार पुनर्संतुलित किया जाना चाहिए। ग्राहम पुनर्संतुलन के उदाहरण का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, जब मूल्य 55, 45 या इससे अधिक हो जाता है, यदि स्टॉक में 5% वृद्धि हुई है और 55% है तो अपने 5% शेयरों को बेचेंगे और वांछित 50-50 को डिवाइड करके 5% अधिक बॉन्ड खरीदेंगे। बॉन्ड से संबंधित दो मुख्य प्रश्न, कर योग्य या कर मुक्त, और छोटी या लंबी परिपक्वता अवधियाँ। कर प्रश्न मूल रूप से एक गणितीय गणना है जो निवेशकों के कर ब्रैकेट पर आधारित है। परिपक्वता का प्रश्न मूल्य में बदलाव से लाभ और जोखिम अवसरों की आवश्यकता वाले निवेशकों पर आधारित होना चाहिए। धन्यवाद। लेसन 5, द डिफेंसिव इन्वेस्टर एंड कॉमन स्टॉक। रक्षात्मक निवेशक और आम शेयर। सारांश। शेयरों के दो मुख्य लाभ यह है कि वे मुद्रास्फीति के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं और लंबे समय में बॉन्ड अथवा नकदी की तुलना में उच्च लाभांश दर की पेशकश करते हैं। अगर निवेशक अपने स्टॉक के लिए बहुत अधिक कीमत चुकाता है तो वह ये फायदे खो सकता है। ग्राहम ने रक्षात्मक निवेश के लिए 4 नियम सुझाए। पर्याप्त विविधीकरण। ग्राहम ने 10 से 30 विभिन्न शेयरों के बीच चुनाव का सुझाव दिया। सेकेंड, बड़ी प्रसिद्ध उद्योग समूह के शीर्ष 1/3 सुरक्षित रूप से वित्तीय पोषित कंपनियों का चुनाव। थर्ड, कंपनियों के पास 20 साल से निरंतर लाभांश भुगतान का दीर्घ अवधि रिकॉर्ड होना चाहिए। फोर्थ, पिछले 7 वर्षों की औसत कमाई के 25 गुना और पिछले 12 महीने की अवधि की औसत कमाई के 20 गुना से कम की मूल्य सीमा का भुगतान। रक्षात्मक निवेशक को ग्रोथ स्टॉक को छोड़ देने का लक्ष्य रखना चाहिए। ग्रोथ स्टॉक आमतौर पर बहुत महंगा होता है और परिणाम स्वरूप रक्षात्मक निवेशक के लिए अत्यधिक जोखिम भरा। शुरुआती निवेशक को बाजार को हराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए बल्कि पैसे के मूल्य और छोटी रकम के बीच के अंतर को सीखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लंबे समय में एक निवेशक की लाभ वापसी की दर उसके ज्ञान, अनुशासन और निवेश के लिए उचित मूल्य का भुगतान करने की कौशल द्वारा निर्धारित की जाएगी। धन्यवाद। अध्याय 6, द पोर्टफोलियो पॉलिसी फॉर द एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टर, नेगेटिव अप्रोच। उद्यमी निवेशक के लिए पोर्टफोलियो नीति, नकारात्मक दृष्टिकोण। सारांश। ग्राहम पहले उद्यमी निवेशक को क्या न करने की एक सूची देकर संबोधित करते हैं। जब उद्यमी निवेशक रक्षात्मक निवेशक के दायरे से बाहर कदम रखने को तैयार है तो उसके पास प्रस्थान के लिए एक तर्कसंगत युक्तिकरण होना चाहिए। वह निवेशकों को कम रेटेड बॉन्ड और पसंदीदा स्टॉक से बेचने की सलाह देते हैं जब तक कि प्रतिभूतियों की कीमत में पर्याप्त रिटर्न की संभावना न हो। प्रतिकूल बाजारों में निचले दर्जे की प्रतिभूतियों में गिरावट की प्रवृत्ति होती है। छोटी अतिरिक्त वार्षिक आय जो आपको निचले दर्जे की प्रतिभूतियों के रूप में मिलती है जोखिम उठाने के लायक नहीं है जब तक कि बड़े पूंजीगत लाभ की संभावना न हो। दूसरे शब्दों में, आपको PAR 100 के करीब कीमत पर निचले दर्जे के शेयर नहीं खरीदने चाहिए। 66 पर बिकने वाले बॉन्ड में 50% कैपिटल लाभ की संभावना है। 100 पर खरीदने गए बॉन्ड की कैपिटल लाभ नहीं है। वे यह भी सोचते हैं कि नए मुद्दे को खरीदना समझदारी नहीं है, हालांकि वे आगे कहते हैं कि किसी नियम के हमेशा अपवाद होते हैं। हालांकि आमतौर पर नए मुद्दों को बाजार में बहुत प्रचार और बिक्री संवर्धन के साथ तब लाया जाता है जब यह कंपनी के लिए अनुकूल होता है और इसलिए शायद निवेशक के लिए यह अच्छा सौदा नहीं है। ग्राहम को अपने खराब निवेश इतिहास के कारण विदेशी बॉन्ड पसंद नहीं थे। ज्वेंग ने टिप्पणी में बताया कि ग्राहम की कुछ आलोचनाओं को एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF और म्यूचुअल फंड के आगमन के साथ काम किया गया है जो कम प्रतिभूतियों और विदेशी बॉन्ड में विशेषज्ञ हैं। अध्याय 7, पोर्टफोलियो पॉलिसी फॉर
द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर द पॉजिटिव। उद्यमी निवेशक के लिए पोर्टफोलियो नीति सकारात्मक पक्ष। सारांश। उद्यमी का लक्ष्य रिटर्न की औसत दर से अधिक प्राप्त करना है। ग्राहम ने 4 गतिविधियां रखी जहां उद्यमी निवेशक रक्षात्मक निवेशक से आगे निकल सकता है। वे है कम कीमत वाले बाजार में खरीदना और उच्च कीमत वाले बाजार, टैक्टिकल्स एसेट एलोकेशन, समशरिक परिसंपत्ति आवंटन में बिक्री करना, ग्रोथ स्टॉक खरीदना, सौदेबाजी के मुद्दे खरीदना और विशेष स्थितियों को खरीदना। जहां रक्षात्मक निवेशक 50% स्टॉक और 50% बॉन्ड या कैश प्लान के करीब होगा, उद्यमी को अधिक वैल्यूएशन लेना होगा। किसी संपत्ति के मूल्यांकन के आकर्षण के आधार पर पोर्टफोलियो को फिर से व्यवस्थित किया जा सकता है। ग्राहम वैल्यूएशन के आकर्षण के आधार पर न्यूनतम आवंटन 25% व अधिकतम 75% तय करते हैं। उद्यमी निवेशक के लिए ग्रोथ स्टॉक खरीदने के लिए उसे आमतौर पर एक बड़ी कंपनी ढूंढनी होगी जो वर्तमान में अलोकप्रिय है। एक ग्रोथ स्टॉक की कीमत आमतौर पर अपेक्षित विकास को दर्शाती है और यह विकास कई बार बाजारों द्वारा अनुमानित होती है। इसका मतलब है कि ग्रोथ स्टॉक उठाते समय उद्यमी को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। सौदेबाजी के मुद्दे को खरीदने का मतलब है कि ऐसे शेयर को खोजना जो कम कीमत पर बिक रहे हैं। निराशाजनक कमाई या समान उत्साह के कारण किसी शेयर का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। सबसे अच्छा सौदा एक अच्छी तरह से स्थापित कंपनी होगी जो उसकी ऐतिहासिक औसत कीमत और पिछले औसत मूल्य अथवा आय अनुपात से कम दाम पर बिक रही हो। उद्यमी निवेशक के लिए अंतिम गतिविधि विशेष स्थिति की खोज करना होगा। इसमें ऐसे मामले शामिल होंगे जहां एक बड़ी कंपनी के अधिग्रहण के लिए एक अच्छी फिट होगी। ग्राहम नोट करते हैं कि उद्यम निवेशकों का केवल एक छोटा सा प्रतिशत इस गतिविधि में संलग्न हो सकता है। ग्राहम एक रक्षात्मक या उद्यमी निवेशक चुनने के महत्व पर जोर देकर अध्याय समाप्त करते हैं। इसके बीच में कुछ नहीं। उद्यमी निवेशक को प्रशिक्षण और निर्णय या मार्गदर्शन दोनों को मापना चाहिए और सुरक्षा मानक की मार्जिन को बनाए रखना चाहिए। यदि आप प्रयास करने के लिए तैयार नहीं हैं तो आपको एक रक्षात्मक निवेशक ही रहना चाहिए। अध्याय 8 इन्वेस्टर एंड मार्केट फ्लक्चुएशन। निवेश और बाजार में उतार चढ़ाव। सारांश। शेयर बाजार में जंगली उतार चढ़ाव का खतरा है। निवेशक हमेशा एक शेयर के मूल्य पर एक व्यवसाय के मालिक की तरह ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, बल्कि इसके बजाय उनकी भावनाओं को निर्णय लेने और बेचने को प्रभावित करने की अनुमति देते हैं। कई निवेशक बाजार को आंकने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दूसरे शब्दों में वे दिशा, संवेग या विभिन्न अन्य संकेतों के माध्यम से बाजार की भविष्यवाणी करने की कोशिश करते हैं, जो मानते हैं कि वे भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं। ग्राहम ने कहा, यह सोचना बेतुका है कि आम जनता कभी भी बाजार के पूर्व अनुमान में पैसा कमा सकती है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के माध्यम से ग्राहम दर्शाते हैं कि निवेशक को निर्णय लेने और बेचने के लिए मूल्य निर्धारण का उपयोग करना चाहिए। हमें उचित मूल्य से कम कीमत पर स्टॉक खरीदना चाहिए और उचित मूल्य से अधिक होने पर स्टॉक बेचना चाहिए। यदि प्रत्येक निवेशक ने अपना शोध किया और केवल कंपनी के आंतरिक मूल्य के नीचे सुरक्षा के मार्जिन के साथ स्टॉक खरीदा तो बाजार कुशल और काफ़ी स्थिर होगा। लेकिन हम जानते हैं कि यह सच नहीं है। बाजार दिन प्रतिदिन बेतहाशा झुलता है और व्यंजना और निराशावाद के दौर में मूल्यांकन में बड़े पैमाने पर परिवर्तन करता है। ग्राहम ने मिस्टर मार्केट नाम के एक काल्पनिक निवेशक के साथ एक दृष्टांत का इस्तेमाल किया है, जिसमें बताया है कि कैसे एक बुद्धिमान निवेशक को बाजार में उतार चढ़ाव का फायदा उठाना चाहिए। यह लालच है और भय मूल्य के बारे में एक दृष्टांत है और बुद्धिमान निवेशक जैसी प्रतिक्रिया होती कैसी प्रतिक्रिया देगा। मिस्टर मार्केट का दृष्टांत। ग्राहम ने हमें किसी कंपनी का हिस्सा होने की कल्पना करने के लिए कहकर अपने पाठ का उदाहरण दिया है। हमारे पास मिस्टर मार्केट नाम के व्यवसाय में एक काल्पनिक भागीदार है जो हमें हर दिन एक मूल्य प्रदान करता है जिस पर हम कंपनी के हमारे हिस्से से उस खरीद या बेच सकते हैं। मिस्टर मार्केट एक भावनात्मक व्यक्ति है जो अपने उत्साह और निराशा को कीमत को प्रभावित करने देता है जिस पर वह किसी भी दिन शेयर खरीदने बेचने के लिए तैयार है। इस दृष्टांत का सौभाग्यशाली पहलू यह है कि यदि आप उसका लाभ उठाते हैं तो मिस्टर मार्केट को कोई परवाह नहीं है। वह हर रोज़ एक मूल्य के साथ दिखाता है कि वह शेयर खरीदने या बेचने के लिए तैयार है। कभी कभी वह अति उत्साहित होता है और मूल्य को व्यवसाय के मूल्य से ऊपर सेट करता है। कुछ दिन वह निराशावादी और भयभीत होता है, इसलिए वह व्यवसाय की मौलिक कीमत से नीचे की कीमत निर्धारित करता है। अवसर पर भावनात्मक चरम सीमा पर कीमत और मूल्य के बीच का अंतर चरम हो सकता है। बुद्धिमान निवेशक ने अपना होमवर्क किया है, वह अपनी रुचि के मूल्य को जानता है। जब मिस्टर मार्केट आंतरिक रूप मूल्य से नीचे कीमतों पर बेचना चाहता है तो बुद्धिमान निवेशक उसे खरीदना चुन सकता है।
जब मिस्टर मार्केट अपने मौलिक मूल्य से अधिक पर खरीदने के लिए तैयार है तो बुद्धिमान निवेशक उसे बेचने का विकल्प चुनता है। मुझे यह कहानी बहुत पसंद है क्योंकि यह अपने वास्तविक जीवन के अनुप्रयोग में सरल और अभी तक गहरी है। यह कीमत और मूल्य के आधार पर अवसरों की तलाश करने की मानसिकता है, न कि भावना या समय पर। यह उन अचल संपत्ति से बचने का अनुशासन है जिनकी कीमत उनके वास्तविक मूल्य से ऊपर है। बुद्धिमान निवेशक कम कीमत पर खरीद कर उच्च कीमत पर बेचकर मिस्टर मार्केट का लाभ उठाने का प्रयास करेगा। मिस्टर मार्केट को बंद करने के लिए दोषी महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार वह कीमत निर्धारित कर रहा है। एक बुद्धिमान निवेशक के रूप में आप उसके साथ तभी व्यापार कर रहे हैं जब यह आपके लिए लाभ के लिए हो, बस इतना ही। अपने वित्त और अपनी बुद्धि के साथ अपरिहार्य बाजार के उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना महत्वपूर्ण है। दूसरे शब्दों में, आपको उन मूल्यों से लाभान्वित होने के लिए वित्तीय और भावनात्मक रूप से तैयार होना चाहिए जो उनके वास्तविक मूल्यों से काट दिए गए हैं। एक निवेशक के रूप में आपको दूसरों से अपनी तुलना करनी बंद कर देनी चाहिए। बुद्धिमान निवेशक यह नहीं है कि आप बाजार को हरा सकते हैं या नहीं, यह आपके अनुशासन से चिपके रहने और स्वयं के निवेश लक्ष्यों को पूरा करने के बारे में है। मिस्टर मार्केट को अपने व्यवहार को प्रभावित करने की अनुमति देने से बचें, लेकिन जब वह उदासीन है और बेच रहा है तो खरीदने के बजाय उसे तर्कहीन व्यवहार का लाभ उठाएं। यदि आप उचित मूल्यों पर व्यवसाय के मालिक पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो परिणाम खुद का ख्याल रखेंगे। अध्याय 9, इन्वेस्टिंग इन इन्वेस्टमेंट फंड्स, निवेशित फंड में निवेश। समरी। रक्षात्मक निवेशक निवेश फंड में निवेश करना चुन सकते हैं। वे निवेश वाहन, बचत और निवेश के लिए एक सुविधाजनक साधन प्रदान करते हैं और संभवतः व्यक्तियों को महंगी गलती करने से रोकते हैं। हालांकि निवेशक को औसत परिणामों से अधिक की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उच्च शुल्क, अत्यधिक व्यापार और प्रदर्शन में अनियमित उतार चढ़ाव के बारे में जानकारी होना महत्वपूर्ण है। कम से कम पिछले 5 वर्षों के प्रदर्शन की जांच करें। किसी भी महत्वपूर्ण नतीजे पर संदेह करना बढ़ते बाजारों में बहिर्वार पोर्टफोलियो प्रबंधन की ओर से सट्टा व्यवहार का संकेत दे सकता है। आमतौर पर ये फंड बड़े नुकसान के साथ खत्म होते हैं। निवेश कोष का एक लाभ यह है कि यह आपके हिस्से पर थोड़े प्रयास के साथ अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए एक लागत प्रभावी साधन है। यह उन निवेशकों के लिए है जो अपने फंड की औसत रिटर्न में संतुष्ट नहीं है, जो सट्टा व्यवहार के माध्यम से अनुचित जोखिम के अधीन है या एक एकमुश्त धोखाधड़ी योजनाओं के अधीन है। दूसरे शब्दों में, रक्षात्मक निवेशक को शायद एक इंडेक्स फंड और अथवा क्लोज्ड एंड फंड को छूट पर बेचना चाहिए। छूट पर बिकने वाले क्लोज एंड फंडों को ढूंढना ओपन एंड फंड्स की तुलना में बहुत लाभदायक है, विशेष जब बिक्री शुल्क शामिल है। डिस्काउंट पर खरीदने से निवेश की गणना पर रिटर्न में काफ़ी बदलाव होता है। धन्यवाद। अध्याय 10, द इन्वेस्टर एंड हिज एडवाइजर्स, निवेशक और उसके सलाहकार। सारांश। अधिकांश निवेशक इस नौसिखिए हैं, गलतियाँ करने के लिए प्रवण है। बड़ी गिरावट, उच्च शुल्क और व्यय अनुपात और उचित विविधीकरण की कमी गलतियों के उदाहरण हैं जो निवेशकों के दीर्घकालिक रिटर्न को सहन करने का कारण बनते हैं। औसत से नीचे हैं। निवेशकों को अत्यंत उच्चतम चरित्र वाले सलाहकारों की तलाश करनी चाहिए जो निवेश क्षेत्र में रूढ़िवादी, संरक्षित और कुशल हो। मिस्टर ग्राहम कहते हैं, बहुत बुरी सलाह मुफ्त जाती है। कितना सच है। निवेशकों को शुल्क का भुगतान करने की उम्मीद करनी चाहिए, हालांकि सलाहकार को इस तरह से मुआवजा दिया जाना चाहिए जो सट्टा व्यवहार या सक्रिय व्यवहार को प्रोत्साहित नहीं करता। कमेंट्री में मिस्टर ज्विंग सलाहकार शुल्क के रूप में अपने निवेश की संपत्ति की 1% की एक निरपेक्ष वार्षिक सीमा प्रदान करता है। सलाहकार का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य आपको अपने सबसे बुरे दुश्मन से बचाना हो सकता है, जो कि आप खुद हैं। एक अच्छा सलाहकार आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करेगा, खासकर महत्वपूर्ण क्षणों में जब कीमतें गिर गई हों। तब घबराहट से बेचने के बजाय क्या आप खरीदने की सलाह के लिए तैयार हो रहे हों। भीड़ का अनुसरण करने के बजाय जो आंतरिक मूल्य से अधिक मूल्य पर खरीद सकते हैं। क्या आप बेहतर मूल्यों के लिए कहीं और तलाश कर रहे हैं। अधिकांश निवेशकों के लिए एक सलाहकार एक सार्थक सगाई है। सुनिश्चित करें कि आपका सलाहकार अपने ग्राहकों के बारे में परवाह करता है, मूल निवेश के मूल सिद्धांतों को समझता है और निवेश में शिक्षा और अनुभव की संतोषजनक मात्रा है। अध्याय 11, सिक्योरिटी एनालिसिस फॉर द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के लिए सुरक्षा विश्लेषण, समान दृष्टिकोण। सारांश। निवेश चयन में पिछले प्रदर्शन के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम होना सबसे सटीक है। भविष्य के बारे में
जितनी अधिक धारणा बनानी होगी, गलतफहमी या त्रुटि की संभावना उतनी ही अधिक होगी। बॉन्ड विश्लेषण में सुरक्षा के लिए सबसे विश्वसनीय बेंचमार्क आर्गेन्स कवरेज परीक्षण है। कितनी बार और कितनी मात्रा में कंपनी की आय ने काफ़ी समय के दौरान ब्याज शुल्क को कवर दिया है। ग्राहम 7 साल का उपयोग करते हैं। इसके अलावा आप उद्यम के आकार, स्टॉक इक्विटी अनुपात और बॉन्ड सुरक्षा परिसंपत्तियों पर विचार करना चाहेंगे। सामान्य स्टॉक विश्लेषण में कंपनी का मूल्यांकन वर्तमान की मूल्य की तुलना में यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि स्टॉक एक अच्छी खरीद है या नहीं। बेशक एक निवेशक को सुरक्षा के एक मार्जिन की तलाश करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में स्टॉक को उसके वास्तविक मूल्य से कम पर खरीदना चाहिए और औसत भविष्य की कमाई मूल्य का सबसे बड़ा विचार होना चाहिए। हालांकि निवेश के चयन में आवश्यक रिटर्न की दर, पूंजीकरण दर को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। पूंजीकरण दर निवेश की गुणवत्ता के आधार पर भिन्न हो सकती है। ग्राहम सुरक्षा विश्लेषण के लिए 5 तथ्यों पर विचार करते हैं: समान दीर्घकालिक संभावनाएं, प्रबंधन की क्षमता, वित्तीय ताकत और पूंजी संरचना, लाभांश रिकॉर्ड और वर्तमान लाभांश दर। भविष्य के बारे में धारणा बनाना अधिक जोखिम पैदा करता है। एक निवेशक जितना अधिक भविष्य की उम्मीदों पर भरोसा करता है, उसे सुरक्षा की उतनी ही अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन केवल पिछले परिणामों को देखते हुए ऐसा न करना जोखिम भरा है। इस समस्या को कम करने के लिए ग्राहम ने 2 भाग मूल्यांकन प्रक्रिया की सिफारिश की है। सबसे पहले इतिहास पर आधारित पास्ट परफॉर्मेंस वैल्यू, अतीत प्रदर्शन मूल्य स्थापित करें। फिर विचार करें कि भविष्य की मान्यताओं के आधार पर मूल्यांकन में कितना समायोजन करने की आवश्यकता है। टिप्पणी में जो जेसन ग्राहम अंक के आधुनिक चित्रण को जोड़ता है, वह देखने के लिए समस्याओं का दिलचस्प उदाहरण प्रदान करता है, साथ ही साथ अच्छे संकेत भी देता है। अध्याय 12 थिंग्स टू कंसीडर अबाउट पर शेयर अर्निंग्स। प्रति शेयर आय के बारे में विचार करने के लिए चीज़ें। सारांश: ग्राहम अल्पकालिक आय के कोई महत्व न होने के बारे में अड़े हैं। एक विश्लेषण जितना अधिक अल्पकालिक परिणामों पर निर्भर करता है, उतना ही अधिक जोखिम और अधिक उचित पारिश्रमिक की आवश्यकता होती है। समय की एक लंबी अवधि में औसतन कमाई ग्राहम 7-10 वर्ष का उपयोग करते हैं। अल्पावधि आय की तुलना में किसी कंपनी के भविष्य के स्वास्थ्य का अधिक विश्वसनीय संकेतक प्रदान करता है। विश्लेषण की समयावधि कम होने से विशेष शुल्कों, आयकर विसंगतियों, कमजोर पड़ने के कारकों, मूल्यह्रास, परिवर्तन आदि की आवश्यकता होगी। इस अध्याय में हम पूछते हैं, निर्णय लेने में उपयोग करने के लिए प्रति शेयर आय अर्जित करने से पहले मुझे क्या विचार करने की आवश्यकता है। ग्राहम सलाह देते हैं कि बुद्धिमान निवेशक को 1 साल की कमाई की आंकड़ों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। यदि निवेशक अल्पकालिक आय डेटा को गंभीरता से लेने जा रहा है, तो उसे प्रति शेयर आय में उल्लू जाल के बारे में पता होना चाहिए। त्रैमासिक और वार्षिक फाइलिंग अच्छी है, लेकिन दीर्घकालिक आय डेटा की आवश्यकता है। त्रैमासिक अथवा एकल वर्ष फाइलिंग डेटा के आधार पर निर्णय न लें। यह ध्यान रखते हुए कि अक्सर प्रति शेयर आय अलग अलग प्रकार की होती है, बुद्धिमान निवेशक को यह समझने की जरूरत है कि उसे किस प्रकार की आय पर ध्यान देना चाहिए। प्राथमिक कमाई, शुद्ध आय, विशेष शुल्क के बाद। थर्ड, पूर्ण रूप से कम की हुई कोष्ठक विशेष शुल्क से पहले। फोर्थ, पूर्ण रूप से कम की हुई विशेष शुल्क के बाद। त्रैमासिक लास्ट। इसके अलावा उसे इस बात पर विचार करने की भी ज़रूरत है कि किस प्रकार से स्टॉक परचेज, वारंट और अधिमानित मुद्दों जैसे रूपांतरण अधिकार लगभग 50% या उससे अधिक तक स्पष्ट आय को कम कर सकते हैं। ग्राहम विशेष शुल्क के विषय पर अपने दृष्टि के दायरे को बढ़ाते हैं। मूल रूप से शायद कंपनी विशेष शुल्क का लेखांकन आवश्यकता से अधिक कर रही है। मान लीजिए कि किसी भी समय किसी कंपनी को अपने व्यवसाय के किसी भी हिस्से पर नुकसान हुआ, तो कंपनी को उसे विशेष आइटम के रूप में चार्ज करने का उज्ज्वल विचार सुझाता है। इस प्रकार प्रति शेयर प्राथमिक आय रिपोर्ट करते समय कंपनी केवल अपने लाभकारी अनुबंधों को शामिल करती है। जैसा कि ग्राहम अध्याय का वर्णन करते हैं, वह अक्सर उदाहरण के रूप में एल्कोवा का उपयोग करते हैं। विशेष व्यवहार के बारे में बात करते समय ग्राहम एक ऐसे समय को याद करते हैं जब एल्कोवा भविष्य के लिए नुकसानों की आशंका करता है, ताकि उन नुकसानों को पहचानने योग्य वर्ष के लिए खुद को आवंटित करने की आवश्यकता से बच सके। नुकसान 1970 में नहीं हुए, क्योंकि वे वास्तव में उस वर्ष में नहीं लिए गए थे, और वे उस वर्ष में नहीं दिखाए जाएंगे जब उन्हें वास्तव में लिया गया था, क्योंकि वे पहले ही प्रदान किए जा चुके हैं। इसका एक और आयाम भी है। यदि
अल्कोवा का आंकड़ा संबंधित पर क्रेडिट से पहले भविष्य के नुकसान का प्रतिनिधित्व करता है, तो न केवल भविष्य की कमाई को इन शुल्कों के भार से मुक्त किया जाएगा, जैसा कि वे वास्तव में खर्च किए जाते हैं, लेकिन वे लगभग 50% के कर क्रेडिट से बढ़ जाएंगे। तो फिर यह कितनी अच्छी व्यवस्था है कि बुरे वर्ष के लिए जितना संभव हो उतना चार्ज किया जाए जो पहले से ही मानसिक रूप से भुला दिया हो और वास्तव में अतीत में लुप्त हो गया हो, ताकि अगले वर्षों के लिए अच्छे आंकड़ों के लिए स्पष्ट रास्ता छूट जाए। शायद यह अच्छा लेखांकन, अच्छी व्यापार नीति और प्रबंधन शेयरधारकों संबंधों के लिए अच्छा है, लेकिन हमें संदेह है कुछ अद्भुत सलाह जारी रहती है। निवेशक प्रति शेयर आय के प्रकाशित आंकड़ों को जितना गंभीरता से लेते हैं, उनके लिए इस और प्रकार के लेखांकन कारकों के खिलाफ सचेत रहना उतना ही आवश्यक है जो संख्याओं की सही तुलना से बाधित कर सकते हैं। वह मौजूद मुद्दों को सूचीबद्ध करते हैं। फर्स्ट, विशेष शुल्क का उपयोग जो प्रति शेयर आय में शायद ही कभी परिलक्षित होता है। सेकंड, पिछले नुकसान के कारण सामान्य आयकर कटौती में कमी। थर्ड, कमजोर पड़ने वाला कारक पर्याप्त मात्रा में परिवर्तनीय प्रतिभूतियों या वारंट के अस्तित्व में नहीं है। फोर्थ, मूल्यह्रास को सीधी रेखा में मूल्यह्रास के रूप में मानना। फिफ्थ, R&D की लागत उसी वर्ष हिसाब में लेने अथवा कुछ वर्षों की अवधि में ऋण अदायगी करने का विकल्प। नेक्स्ट, FIFO बनाम LIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वह पहले जाएगा, बनाम लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो अंत में आएगा वह पहले जाएगा। नेक्स्ट, प्रो फॉर्म, जैसा कि वित्तीय विवरण। कार्यकारी मुआवजे के लिए लाखों स्टॉक विकल्पों को जारी करने से हुआ विलय, फिर उन विकल्पों द्वारा आम स्टॉक के मूल्य को कम करने से बचाने के लिए लाखों शेयरों की खरीद। नेक्स्ट, कंपनी की पेंशन निधियों पर वापसी दर की अवास्तविक धारणाएं। नेक्स्ट, स्पेशल पर्पस एंटिटीज, संबंध फर्म या साझेदारियों जो कंपनियों को जोखिम भरी संपत्ति या देनदारियों खरीदती हैं और इस प्रकार कंपनी की बैलेंस शीट से उन वित्तीय जोखिम को हटा देती है। नेक्स्ट, मार्केटिंग या अन्य सॉफ्ट खर्चों को व्यापार करने के सामान्य खर्च मानने के बजाय परिसंपत्ति मानने वाली कंपनी को। ग्राहम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की जटिलताओं में और आगे आते हैं। ग्राहम नॉर्थ वेस्ट इंडस्ट्री नामक कंपनी पर एक नज़र डालते हैं जो एक बड़े नुकसान के लिए तैयार है, जो वास्तव में भविष्य के मुनाफे में आय का भुगतान किए बिना 5 साल के भीतर लगभग $5 करोड़ की अनुमति देगा। इसलिए बुद्धिमान और जटिलता प्रेमी निवेशक को यह विचार करना चाहिए कि क्या हाल के गंभीर नुकसान वास्तव में भविष्य में कंपनी की शुद्ध कमाई में सुधार कर सकते हैं। तथापि हमारी राय में गणना का उचित तरीका पहले पूर्ण आय देयता के आधार पर सांकेतिक आय शक्ति पर विचार करना होगा और उस अनुमान के आधार पर स्टॉक के मूल्य का कुछ व्यापक अनुमान लगाना होगा। इन अनुमानों में सुरक्षा का एक मार्जिन भी शामिल होना चाहिए। कॉर्पोरेट लेखांकन मुश्किल हो सकता है, सुरक्षा विश्लेषण जटिल और स्टॉक मूल्यांकन वास्तव में केवल असाधारण मामलों में भरोसेमंद हो सकता है। अधिकांश निवेशक को केवल खुद को आश्वस्त करने की जरूरत है कि वे अपने द्वारा भुगतान की जाने वाली कीमतों के लिए अच्छा मूल्य प्राप्त कर रहे हैं और इस बात को वही छोड़ देना चाहिए। यह इस श्रृंखला में हमारे द्वारा दिए गए संदेश के समान है। मान लें कि आप मूल्य निवेश सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आप जितना भुगतान करते हैं वह ग्राहक के दीर्घकालिक मूल्य दृष्टिकोण के हिसाब से सही है, क्योंकि हम वास्तव में मूल्य मध्यस्थता पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं। हम उन कंपनियों में अच्छे मूल्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसका ट्रैक रिकॉर्ड मध्यम से लेकिन विकास लगातार है। औसत आय का उपयोग और विकास दर की तुलना। फिर से हम निर्णय लेने की संख्याओं के लिए आवश्यक में 7 से 10 साल के औसत को देखते हैं। यह ऊपर हमने जो चर्चा की थी उसके समानांतर संबंधित है और एक तिमाही या वार्षिक रिपोर्टिंग बनाम विभिन्न मैट्रिक्स के लिए डेटा के बड़े नमूने लेने की प्रवृत्ति जारी रखता है। लंबे समय तक के टीम के आय डेटा का उपयोग करने और फिर इसका औसत निकालने के कई कारण हैं। पहला, यह सहज व्यापार चक्र विश्लेषण में मदद करता है और अधिक स्पष्ट प्रवृत्ति को चित्रित करता है। सेकंड, औसत से इसमें कई यदि कोई हो विशेष शुल्क और क्रेडिट शामिल होने चाहिए। नेक्स्ट, यह उद्यम की अधिक यथार्थवादी तस्वीर और उनकी आय में वृद्धि और क्षमता को चित्रित करता है। इसके अलावा हमें वास्तविक विकास कारक के संबंध में ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जिसे अतीत के सटीक प्रतिनिधित्व के रूप में समझा जाता है। इसलिए हम अपने भविष्य के विकास की परिकल्पना के बारे में अधिक सूचित निर्णय
लेने की कोशिश कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि किसी कंपनी के रिकॉर्ड में वृद्धि कारक को पर्याप्त रूप से ध्यान में रखा जाए। भले ही हाल ही में विकास बहुत बड़ा हो, 7 से 10 साल की आय वृद्धि जो कि हालिया विकास की तुलना में छोटी लग सकती है, अभी भी यह देखने के लिए महत्वपूर्ण है कि कंपनी के प्रबंधन और व्यवसाय ने क्या किया। इससे कंपनी की विकास दर पर हमारे निर्णयों के लिए पिछले औसत और हाल के विकास दोनों महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए हमें वास्तव में दोनों का उपयोग करने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। औसत कमाई और नवीनतम कमाई के आंकड़े। एक अन्य सुझाव यह है कि विकास दर की गणना पिछले 3 वर्षों के औसत की तुलना में 10 साल पहले के आंकड़ों के साथ की जानी चाहिए। इस तरह हम यह देखने के लिए चलायमान औसत विकसित कर सकते हैं कि हमारे और हालिया रुझान क्या गारंटी दे सकते हैं। निम्नलिखित तालिका में ग्राहम, अल्कोवा, सीयर्स और द डाउ का संदर्भ देते हैं। एवरेज अर्निंग्स 1968 से 1970, अल्कोवा $4.95, सीयर्स $2.87 एंड द डाउ DJIA की एवरेज अर्निंग 1968 से 1970 तक $55.40। एवरेज अर्निंग 1958 से 1960 तक अल्कोवा 2.08, सीयर्स 1.23, द डाउ 31.49। ग्रोथ परसेंटेज अल्कोवा की 141%, सीयर्स की 134% एंड द डाउ की ग्रोथ रेट प्रतिशत 25%। एनुअल रेट कंपाउंडेड प्रतिशत अल्कोवा की 9%, सीयर्स की 8.7%, द डाउ की एनुअल रेट कंपाउंडेड प्रतिशत 5.7%। 1970 में 82 सेंट में स्पेशल चार्जेस का 3/5 भाग यह काटा गया है। वह यहाँ 10 साल के औसत के खिलाफ 3 साल की औसत की तुलना करने की उपयोगिता और फिर कुछ प्रकार की उम्मीद देखने के लिए आय वृद्धि दर सालाना देखने का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जैसा कि देखा गया है कि अधिक यथार्थवादी कमाई का आंकड़ा बनाने के लिए विशेष शुल्कों का यहाँ घटाया जा सकता है। धन्यवाद। अध्याय 13 एक कंपैरिजन ऑफ 4 लिस्टेड कंपनी, 4 सूचीबद्ध कंपनियों की तुलना। सारांश। ग्राहम इस अध्याय का उपयोग कार्रवाई में निवेश चयन की ऐतिहासिक उदाहरण प्रदान करने के लिए करते हैं। वह मौलिक अनुपातों का विवरण देते हैं जो प्रदर्शन और कीमत पर प्रकाश डालते हैं। प्रदर्शन के प्रमुख कारक लाभप्रदता, स्थिरता, विकास, वित्तीय स्थिति, लाभांश और मूल इतिहास है। निवेशक का रवैया आम स्टॉक निवेश चयन में महत्वपूर्ण है। भविष्य के उच्च विकास या अल्पकालिक आय के आधार पर एक उच्च मूल्य पर अधिक संदेह होगा। कई बार धीमे स्तर विकास के साथ कई मल्टीपल वैल्यूएशन दीर्घकालिक विजेता होंगे। अध्याय 14 स्टॉक सिलेक्शन फॉर द डिफेंसिव इन्वेस्टर, रक्षात्मक निवेशक के लिए स्टॉक चयन। सारांश। इस अध्याय में ग्राहम मानकों का एक सेट प्रदान करता है जिसके द्वारा एक रक्षात्मक निवेशक गुणवत्ता और मात्रा पर प्राप्त कर सकता है। पहला, एंटरप्राइज का पर्याप्त आकार, पर्याप्त डॉलर में लगभग 2 बिलियन। सेकेंड, मजबूत वित्तीय स्थिति, वर्तमान संपत्ति वर्तमान देनदारियों के कम से कम 2 गुने होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म ऋण वर्किंग कैपिटल में कम होना चाहिए। तीसरा, आय स्थिरता, सकारात्मक कमाई के 10 साल। चौथा, लाभांश भुगतान के लगातार 20 वर्ष। पांचवा, आय वृद्धि 3 साल के औसत का उपयोग करके पिछले 10 वर्षों में कमाई का कम से कम 33% लाभ। छठवां, मध्यम मूल अथवा आय अनुपात, पिछले 3 वर्षों की औसत आय 15 गुना से अधिक नहीं। सातवां, परिसंपत्तियों के लिए मूल का मध्यम अनुपात, बुक वैल्यू की कीमत 1.5 या उससे कम होनी चाहिए। अगला, प्राइस अर्निंग्स रेशियो गुणा 1.5 22.5 से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि रक्षात्मक निवेशक को उन शेयरों को बेचने के लिए तैयार होना चाहिए जिनकी काफ़ी सराहना हुई है और जिन्हें अधिक आकर्षक मूल्यवान प्रतिभूतियों से बदला जा सकता है। रक्षात्मक निवेशक को भविष्यवाणी, गुणात्मक दृष्टिकोण और संरचनात्मक, मात्रात्मक या सांख्यिकीय दृष्टिकोण के बीच अंतर को समझना चाहिए। जोखिम में बड़ा दृष्टिकोण भविष्य की कोशिश और भविष्यवाणी या पूर्व अनुमान संरक्षण दृष्टिकोण मूल्य और प्रासंगिक आंकड़ों यानी कमाई, लाभांश, संपत्ति, ऋण आदि के बीच अनुपात को मापता है। अध्याय 15 स्टॉक सिलेक्शन फॉर द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, उद्यमी निवेशक के लिए स्टॉक चयन। सारांश। ग्राहम का कहना है कि शेयर बाजार के बड़े हिस्से पक्ष से बाहर हैं क्योंकि निवेशक बेहतरीन विकास संभावनाओं के साथ निवेश पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे मूल्यांकन को नज़रअंदाज करते हैं और बाजार में वर्तमान में आने वाले विकास के लिए भी
जो भी कीमत मांग रहे हैं उसका अनिवार्य रूप से भुगतान करते हैं। परिणाम स्वरूप कई अच्छी कंपनियां जिनमें अधिक विनम्र या मध्यम संभावनाएं हैं उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है और पक्ष से छोड़ दिया जाता है। यदि बुद्धिमान निवेशक हैं जो उन कंपनियों की पहचान करके इस घटना का लाभ उठाने का प्रयास करता है जिनके शेयर की कीमतें कंपनी के वास्तविक मूल्य को पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं करती हैं। उद्यमी निवेशक निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाली कंपनियों की तलाश करके अपनी खोज शुरू कर सकता है। रक्षात्मक निवेशक के विपरीत उद्यमी निवेशक की कंपनी के आकार पर कोई न्यूनतम सीमा नहीं है। पहला, मजबूत वित्तीय स्थिति। वर्तमान संपत्तियां वर्तमान देनदारियों का कम से कम 1.5 गुना हो। कुल वर्तमान संपत्तियों से कुल ऋण अनुपात 1.1 से कम हो। दूसरा, आय स्थिरता। कम से कम 5 साल के लिए सकारात्मक कमाई। तीसरा, वर्तमान में लाभांश का भुगतान करता है। चौथा, वर्तमान आय वर्षों से अधिक। पांचवा, शुद्ध मूर्त संपत्ति का स्टॉक मूल्य 120% से कम। बेंजामिन क्लार्क moderngraham.com पर कई 100 शेयरों का विश्लेषण करने का एक उत्कृष्ट काम करता है ताकि वे रक्षात्मक या उद्यमी निवेशक के मानदंडों को पूरा कर सके। इसके अलावा ग्राहम ने उच्च संभावना वाले शेयरों को चुनने के लिए 2 सरल वैकल्पिक तरीकों की पेशकश की। प्रथम, एक गुणवत्ता सूची यानी डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज लिस्ट से कम कीमत अथवा आय अनुपात के साथ शेयरों की खरीद। और द्वितीय, अपने कार्यशील पूंजी मूल्य नेट स्टॉक के तहत बेचने वाले शेयरों के एक विविध समूह को खरीदना। उद्यमी निवेशक के लिए समान सिद्धांत मूल भाव करना। आपको निचले स्तर के मुद्दों से बचना चाहिए जब तक कि उन्हें सौदेबाजी के रूप में मान नहीं किया जाता है। टिप्पणी में जेसन जुएंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल ROIC पर उत्कृष्ट सामग्री प्रदान करते हैं कि इसका उपयोग एक कंपनी से दूसरी की कंपनी की तुलना करने के लिए कैसे किया जा सकता है। वह यह भी बताते हैं कि सफल निवेशकों में 2 चीज़ें समान हैं। पहला, वे अनुशासित और सुसंगत होते हैं और दूसरा, वे अपनी प्रक्रिया पर विचार करते हैं लेकिन बाजार क्या कर रहा है इस पर कम विचार करते हैं। अध्याय 16, परिवर्तनीय मुद्दे और वारंट। कन्वर्टिबल इशूज एंड वारंट्स। सारांश। वॉल स्ट्रीट ने कन्वर्टिबल को दोनों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ निवेश के रूप में बाजार में लाने का प्रयास किया है। निवेशकों के लिए वे शेयरों पर बढ़ी हुई सुरक्षा को रोकते हैं, साथ ही अंतर्निहित स्टॉक बढ़ने पर पूंजीगत लाभ की उम्मीद करते हैं। इसके अलावा जारी करने वाली कंपनियों के पास पूंजी की कम लागत और बॉन्ड रूपांतरों के माध्यम से ऋणदाताओं से छुटकारा पाने की क्षमता है। ग्राहम इस तरह से तर्क के भ्रम को बताते हैं। परिवर्तनीय बॉन्ड खरीदार आमतौर पर उपज को छोड़ रहा है और रूपांतरण अधिकार के बदले में अधिक जोखिम स्वीकार कर रहा है। कंपनी संभवतः भविष्य के विकास के लिए आम शेयरों को लाभ दे रही है। सच्चाई यह है कि परिवर्तनीय मुद्दों का व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। किसी भी अन्य सुरक्षा के रूप में सुरक्षा का प्रकार अपने आप में खुद को निवेश के लायक नहीं बनाता है। हालांकि निवेशकों को विशेष रूप से नए परिवर्तनीय मुद्दों का लाभ उठाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनियां आमतौर पर समय समय पर परिवर्तनीय मुद्दे जारी करती है जो कंपनी के लिए फायदेमंद होता है। जैसे कि कुल बाजार के अंत के पास अधिकांश सौदेबाजी के मुद्दे पुराने मुद्दों के बीच मिलेंगे। जुएंग ने टिप्पणी में बताया कि परिवर्तनीय बांडों ने ऐतिहासिक रूप में कम कुल रिटर्न प्रदान किया है लेकिन स्टॉक की तुलना में अधिक आय और कम जोखिम प्रदान किया है। बॉन्ड की तुलना में उनका कुल रिटर्न अधिक है लेकिन अधिक जोखिम के साथ कम आय प्रदान करते हैं। वास्तव में वे बॉन्ड की कीमतों को तुलना में स्टॉक की कीमतों के साथ अधिक सहसंबद्ध रहे हैं। अध्याय 17, फोर एक्सट्रीमली एक्सट्रैक्टिव केस हिस्टोरिस। 4 अत्यंत शिक्षाप्रद मामलों का इतिहास। इस अध्याय में ग्राहम 4 कंपनियों के बारे में बताते हैं। पेन सेंट्रल कंपनी, लिग टर्मको, वाट INC, एनवेविया कॉर्प और AAA एंटरप्राइजेस। वह इनका उपयोग स्पष्ट उदाहरणों के रूप में करते हैं कि अन्य निवेशकों द्वारा की गई पिछली गलतियों को देखते समय किन निवेश चीज़ों पर गौर करना चाहिए। वे कुछ प्रमुख कारकों को भी इंगित करते हैं जो ग्राहम इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वैल्यू इन्वेस्टमेंट मूल निवेश दृष्टिकोण का उपयोग करके काम करना चाहते हैं। पेन सेंट्रल। हम पेन सेंट्रल कंपनी के साथ शुरुआत करते हैं जिसे ग्राहम यह साबित करने के लिए उपयोग करते हैं कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को यह समझता है कि मूल निवेश शैली में वित्तीय विश्लेषण कैसे कर रहे हैं। उसे यह स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम होना चाहिए था
कि रेल व्यवसाय में समस्याएं आने वाली थी और उसे अन्य लोगों के विपरीत पेन सेंट्रल से दूर रहना चाहिए था। शुरुआत में ही पेन के अपने बॉन्ड के कवरेज पर ग्राहम एक प्रमुख चिंता का संकेत देते हैं। वह टिप्पणी करते हैं कि रेल बॉन्ड के लिए निर्धारित न्यूनतम कवरेज नियमित दरों पर आयकर से अधिक 5 गुना, आयकर के बाद 2.9 गुना था। पेन का कवरेज अनुपात 2 गुना से कम था और वे आयकर भुगतान भी नहीं कर रहे थे। ग्राहम ने आगे यह भी कहा कि कंपनी द्वारा कर भुगतान नहीं किया जाना उनके द्वारा बताई जा रही कमाई की वैधता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह था। वे आगे बढ़ते हैं और इस तथ्य को विस्तार से समझते हैं कि 1969 में मूल्य या आय की बलिदान के बिना पेन सेंट्रल बॉन्ड ने पहले बेहतर बॉन्ड आसानी से आदान प्रदान किए जा सकते थे। वे स्पष्ट कि एक बॉन्ड धारक आसानी से अन्य बॉन्ड चुन सकता था जिसने बेहतर ब्याज अर्जित किया हो और पेन सेंट्रल की तुलना में कम कीमत का हो, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दी जा रही कीमत के लिए पेन सेंट्रल बॉन्ड कम कीमत वाले बॉन्ड से भी बदतर प्रदर्शन कर रहे थे और इसलिए संभावित रूप से उस समय पर महंगे थे। ग्राहम को पेन सेंट्रल के साथ चौथी शिकायत यह थी कि 1968 में उनकी कमाई का अनुपात 24 गुना बताया जा रहा था। ग्राहम का कहना था कि यह कमाई का आंकड़ा अत्यधिक काल्पनिक है क्योंकि पेन उस दौरान आयकर नहीं भर रहा था। वे पेन के वित्तीय विवरणों पर विशेष शुल्कों के बारे में एक और बिंदु पर बात करते हैं जो खर्च किए जाने के 5 साल बाद हिसाब में लिए गए। इसलिए 1966 में इन विशेष शुल्कों को वित्तीय पुस्तकों में नहीं लिखा गया, जिससे मूल्य में उल्लेखनीय विकृति पैदा हुई। इक्विटी में लगभग $2 बिलियन की जब 5 साल बाद शुल्कों को हिसाब में लिया गया तो उसमें $275 मिलियन का विशेष शुल्क या लगभग $12 प्रति शेयर की कमी हुई। पुनः हम विशेष शुल्क और प्रो फॉर्म पर ग्राहम की प्रमुख चिंताओं को देखते हैं। पेन सेंट्रल में एक निवेश कितना बुरा साबित होगा, यह जानने के लिए ग्राहम बताते हैं कि व्यवसाय के संचालन के दृष्टिकोण से उनके प्रतियोगी कितना बेहतर कर रहे थे। उनको ध्यान दिया कि पेन का परिवहन अनुपात, जो आमतौर पर एक रेल व्यवसाय न्यूनतम रखना चाहता है, उसे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में खराब था। हालांकि हमारे दूसरी दर से मुद्दे दृष्टिकोण से यह पेन की ताबूत की एक निश्चित कील नहीं है, पर यह पेन के मूल पर विचार करते समय एक महत्वपूर्ण आयाम को प्रकाश में लाने के लिए कहता है। अगर हम पेन को दूसरी दर का मुद्दा मानते हैं तब भी उनकी वित्तीय विवरणों का अनुभव होना आवश्यक था, परंतु वे नहीं थे। नेक्स्ट, लिग टर्मको वाट आईएनसी कंपनी। ग्राहम एक कंपनी के प्राथमिक उदाहरण के रूप में एलटीवी का उपयोग करते हैं जो कि बड़े पैमाने पर विस्तार और अकाउंटिंग प्ले के आधार के माध्यम से कंपनी के निवेशकों के लिए एक नकारात्मक पक्ष के साथ एक आश्चर्यजनक दर पर विस्तार करने में सक्षम थी। शुरू से ही एलटीवी विस्तार मोड में चला गया और उसकी धीमी होने की योजना नहीं थी। वाणिज्य बैंकों से कई टन की पूंजी चूसते हुए इसका विस्तार जारी रहा। वर्ष दर वर्ष अपने घाटों को आगे खिसकाता गया, जिससे प्रत्येक वर्ष लाभदायक दिखा सके। अंत में जब घाटों को और आगे सरकाया नहीं जा सका तब कंपनी के पास $1869 मिलियन का एक संयुक्त ऋण कम और लंबा था। 1961 में कंपनी के गठन के बाद से कंपनी के कुल लाभ से भी अधिक 69 और 70 का नुकसान हो गया था। ग्राहम का मानना था कि इसका कारण दुर्भावनापूर्ण लेखांकन प्रथाएं हैं। साथ ही वाणिज्य बैंकों द्वारा कंपनी को ऋण देने जारी रखना भी इसका कारण है। जब कंपनी का कवरेज अनुपात लंबे समय तक अस्वीकार्य स्तरों पर था, फिर भी बैंकों ने ऋण देना जारी रखा। इस मामले में बुद्धिमान निवेशक ने तुरंत ऋण के अस्वीकार्य स्तरों को देखा होता और यह निर्धारित करने में सक्षम होता कि यह एक बड़ा जोखिम था। नेक्स्ट, कंपनी एनवीएफ। ग्राहम एक एनवीएफ उदाहरण छोटी कंपनी के साथ उनकी चिंताओं को उजागर करता है जो दिग्गजों को पछाड़ने के सपने देखती है। इस मामले में एनवीएफ के शेयरों ने स्टील का अधिग्रहण करने की मांग की, जो उसके प्राथमिक व्यवसाय के आकार पर 7 गुना था। जिस तरह से उन्होंने यह किया, एवीएनएफ स्टॉक ने 1.5 शेयर $22 प्रति शेयर की दर पर खरीदने के लिए एवीएनएफ जूनियर 5% बॉन्ड के साथ अतिरिक्त वारंट की पेशकश की गई, जबकि शेरोन के प्रबंधन ने कंपनी का बचाव करने की कोशिश की। वोट एनवीएफ अधिग्रहण के पक्ष में आए। इसका मतलब था कि एनवीएफ ने एक नए और शीर्ष भारी ऋण दायित्व के लिए जिम्मेदारी संभाली थी और इससे अपनी गणना की गई 1968 की कमाई को लाभ से हानि में बदल दिया था। ग्राहम इंगित करते हैं कि बाजार को हालांकि जोखिम का पता था और इसकी पुष्टि आसानी से हो गई। नए 5% बॉन्ड $1 पर 42 सेंट से अधिक कीमत पर नहीं बिके। एनवीएफ के लिए
चीज़ें तब और भी अधिक मुश्किल हो गई जब उनकी 1968 की रिपोर्ट में उन्होंने 586 गुणे 10 की घात $5 के अस्थगित ऋण व्यय की संपत्ति बनाई, जो पूरे शेयरधारक की इक्विटी लाइन आइटम से अधिक थी। यहाँ हमने यह पूछा होगा कि यदि ऋण खर्च के बाद उनके पास कोई हिस्सेदारी नहीं बची है तो मालिक क्या खरीद रहे हैं। इसके अलावा यूनिट के 207 गुणे 10 की घात $5 लाइन आइटम को छोड़ दिया जाए तो शेयरधारकों की इक्विटी में होना चाहिए था। इसलिए यूनियप स्टॉक के लिए ठोस इक्विटी का विवरण 22 गुणे 10 की घात $5 था। यह एनवीएफ की इक्विटी को 174 गुणे 10 की घात $5 से नीचे 22 गुणे 10 की घात $5 तक ले गया, जिसका अर्थ है कि हम 731 गुणे 10 की घात 3 शेयरों पर $23.71 प्रति शेयर से $3 प्रति शेयर पर चले जाते हैं। फिर हमें उस वारंट को ध्यान में रखना चाहिए जो कि शेरॉन स्टील के अधिग्रहण के लिए जारी किया गया था, जो उस समय मूल्यवान था $12 प्रति टुकड़ा था। लेकिन जब हम मानते हैं कि अधिक यथार्थवादी मूल्य $3 मूल्य बिंदु के आसपास होना चाहिए था, तो हम वास्तव में उन वारंटों की कीमत में भारी कमी देखते हैं। इसलिए दुर्भावनापूर्ण लेखांकन प्रथाओं का उपयोग कर, यूनियफ महंगे वारंट और गलत वित्तीय रिपोर्ट का उपयोग कर शेरॉन स्टील के मूल मालिकों को एक काल्पनिक यात्रा पर ले गया, जिसने निवेश को मूल और वास्तविक इक्विटी स्थिति के एक बड़े हिस्से को समाप्त कर दिया। एएए इंटरप्राइजेस। इस मामले में ग्राहम बताते हैं कि इस फर्म ने अपना काम ईमानदारी से शुरू किया। मूल्यांकन के मुद्दे वास्तव में तब आए जब फर्म ने अपना आईपीओ बनाया। इस मामले में ग्राहम के मुद्दे मुख्य रूप से मूल शेयरों के हामीदारों के साथ है। ग्राहम का तर्क है कि मूल रूप से फर्म का आईपीओ वास्तव में केवल फर्म और उसके हामीदारों को लाभान्वित करता था, क्योंकि आईपीओ का कम अंत में 8 गुना आय पर था और उच्च अंत पर 19 गुना। यह सब उस कंपनी के लिए जो मजबूत कमाई नहीं दिखा रही थी। ग्राहम यह तथ्य शामिल करते हैं कि आईपीओ के बाद स्टॉक की कीमत अभी भी 2 गुनी हो गई, जिसका अर्थ है कि हामीदार और ब्रोकरेज हाउस क्लाइंट उन संख्याओं के लिए कोई वास्तविक लाभ नहीं होने के साथ एक आसान लाभ बनाने में सक्षम थे। अनिवार्य रूप से एक खरीदने वाली जनता के आधार पर पैसा बनाना, जो कि जोखिम से गणना की तुलना में उम्मीद अधिक करती है। अपने आईपीओ के बाद और अपने अब बढ़े हुए शेयर की कीमत का उपयोग करते हुए फर्म तत्कालीन और मोबाइल घरों सहित कुछ नए बाजारों में प्रवेश करने में सक्षम थे। शुरुआती कारोबार की तुलना में ये उद्यम लाभ की दृष्टि से बदतर थे और अगले सालों में वित्तीय पुस्तकों में भारी नुकसान हुआ। हालांकि शेयर की कीमत बहुत अधिक रही, जैसे कि कंपनी विफल हो रही थी। निवेश करने वाली जनता अपनी उम्मीद के तिनके पर सवार थी और अभी भी अपने पैसों का एक स्ट्रामैन कंपनी में निवेश कर रही थी, जो कि उसके संस्थापक द्वारा लगाए जा रहे पैसे के बलबूते ही टिकी हुई थी, जिसने उसने मूल आईपीओ से प्राप्त किया था। ग्राहम आईपीओ पर अपनी बात यहाँ बहुत स्पष्ट करते हैं और वास्तव में वित्तीय अंडरराइट्स की नैतिकता और मानकों पर सवाल उठाते हैं, खासकर जब आईपीओ की बात आती है। मैन ग्राहम के विश्लेषण से अधिक जेसन ज्विंग की टिप्पणी का आनंद लिया है। यह केवल इसलिए है क्योंकि वह कंपनियों के अधिक वर्तमान चित्रों का उपयोग करते हैं जिससे मैं परिचित था। दोनों शिक्षाप्रद मामले इतिहास प्रदान करते हैं जिससे हम मूल्यवान सबक सीख सकते हैं। ग्राहम और ज्विंग कंपनियों, बैंकरों और निवेशकों के चरम मामलों को और की गई गलतियों को देखते हैं जिन्हें पहचाना जाना चाहिए था और जिनसे बचना चाहिए था। इन कंपनियों के बुनियादी सुरक्षा विश्लेषण ने निवेशकों को कुछ कंपनियों के कपटपूर्ण व्यवहार और कुछ शेयरों के सकल ओवर वैल्यूएशन को पहचानने के लिए आवश्यक जानकारी दी होती। धन्यवाद। अध्याय 18, ए कंपैरिजन ऑफ 8 पेयर्स ऑफ कंपनीज। 8 जोड़ी कंपनियों की तुलना। सारांश। इस अध्याय में ग्राहम 8 जोड़ी कंपनियों की तुलना करते हैं। कुछ कंपनियां व्यवसाय में समान हैं जबकि अन्य केवल नाम में समान हैं। इस पूरे अध्याय में उनका उद्देश्य निर्देश देना है, जैसा कि उन्होंने अपने शिक्षण दिनों में किया था। तुलना 1, रियल एसेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल्टी इक्विटी ग्रुप ऑफ न्यूयॉर्क। ग्राहम अध्याय की शुरुआत 2 फर्मों से करते हैं, एक लंबे समय से स्थापित और उचित रूप से लिवरेज फर्म रियल एसेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और एक समान नाम वाली समूह कंपनी रियल्टी इक्विटी ग्रुप ऑफ न्यूयॉर्क। बाद वाली कंपनी में ट्रस्ट की राशि से लगभग 10 गुना अधिक लीवरेज किया गया। इस मामले में ग्राहम यह मानते हैं कि ट्रस्ट कितना रूढ़िवादी था।
और वॉल स्ट्रीट ने अपने आरामदायक लेकिन समय के साथ कम कीमत की बढ़त की परवाह नहीं की। यह दिलचस्प है कि जब कोई दोनों कंपनियों की बैलेंस शीट की तुलना करता है तो कोई भी आसानी से देख सकता है कि जहां ट्रस्ट रूढ़िवादी है, वहीं समूह कंपनी में जिसमें व्यापार से संबंधित 8 असंबंधित उद्योग शामिल हैं। कई लाल झंडे हैं जिनमें शामिल हैं लेकिन सीमित नहीं। पहला, वारंट का व्यापक उपयोग। सेकेंड, ऐसे न्यास जो ट्रस्ट के आधे थे। नेक्स्ट, एसेट जो ट्रस्ट की तुलना में लगभग 4 गुना है, 1.6x पर गुणा के साथ ट्रस्ट की तुलना में 12.5x। सभी कुल संपत्ति पर प्राइस ऑफ कॉमन मूल्य अथवा बुक वैल्यू गुणक 9.5x ट्रस्ट के लिए 1.3 की तुलना में। इस समान तौर पर जहां वॉल स्ट्रीट बाजार द्वारा समूह के लिए स्थापित ढकोसले भरे मूल्यांकन के साथ प्यार कर रहा था, असल में वह ट्रस्ट था जो वास्तव में मूल्य देने वाला था। मिस्टर मार्केट को यह एहसास होने में देर नहीं लगे कि अपनी कमाई और अपनी संपत्ति के आधार पर समूह महंगा था। अंत में समूह ने अपने 1960 मूल्य जो 32.5 था की तुलना में प्रति शेयर $2 पर कारोबार समाप्त किया और ट्रस्ट ने 1960 की कीमत के करीब आयोजित किया और पूरे समय 1.20 से अधिक लाभांश का भुगतान किया। तुलना 2, एयर प्रोडक्ट एंड केमिकल्स ऑफ एयर रिडक्शन कंपनी। यह समान कंपनियों की पहली तुलना है जो ग्राहम अध्याय में पेश करते हैं। उम्र में भिन्नता के बाद भी दोनों कंपनियां उद्योग और उत्पाद में समान हैं। जैसे कि हम तुलना के माध्यम से देखते हैं, निम्नलिखित स्थिति मौजूद है। रिडक्शन की आधी से कम मात्रा के साथ एयर रिडक्शन के स्टॉक के कुल स्टॉक की तुलना में प्रोडक्ट ने 25% अधिक बिक्री करी। सेकेंड, एयर रिडक्शन में अधिक लाभप्रदता और वृद्धि रिकॉर्ड थी। तीसरा, प्रोडक्ट 16.5x आय पर बेचे गए जबकि रिडक्शन केवल 9.1x आय पर। नेक्स्ट, प्रोडक्ट्स अपने एसेट बैंकिंग की ज़्यादा कीमत पर बिक रहे थे जबकि रिडक्शन को 25% बुक वैल्यू पर खरीदा जा सकता था। ग्राहम की टिप्पणी की रिडक्शन ने एक बेहतर लाभांश का भुगतान किया, जिसे इस रूप में देखा जा सकता है कि प्रोडक्ट्स अपनी कमाई का अधिकतर हिस्सा रोक रहा था। उन्होंने यह भी माना कि कार पूंजी की राशि में रिडक्शन की स्थिति बेहतर थी। इस मामले में रिडक्शन सस्ती खरीद है लेकिन इसमें महंगे प्रोडक्ट्स की तुलना में गुणवत्ता नहीं है। अंत में यह हुआ कि 1970 के बाजार के दौरान एयर प्रोडक्ट्स ने रिडक्शन से बेहतर प्रदर्शन किया और 24% पर रिडक्शन की तुलना में उनमें केवल 16% की गिरावट आई। हालांकि 1971 में रिडक्शन अपने 69 के अंत के आंकड़ों के मुकाबले 50% बढ़ गया जबकि प्रोडक्ट्स में केवल 30% की वृद्धि हुई। तो यदि आपने गुणवत्ता के लिए प्रोडक्ट्स को खरीदा होता तो ये मंदी की मार को तो झेल लेता, लेकिन बढ़ते बाजार में बहुत ऊंचा नहीं उठ पाता। इस स्थिति में रिडक्शन खरीदने से आपको प्रोडक्ट्स की तुलना में 12% अधिक लाभ होता। प्रोडक्ट तुलना 3, अमेरिकन होम प्रोडक्ट्स कंपनी और अमेरिकन हॉस्पिटल सप्लाई कंपनी। ग्राहम इसके बाद फिर से नाम में समान कंपनियों की तुलना करते हैं। इस मामले में अमेरिकन होम प्रोडक्ट कंपनी और अमेरिकन हॉस्पिटलाइज सप्लाई कंपनी दोनों क्रमशः होम या हॉस्पिटल से संबंधित वस्तुओं की बिक्री कर रही थी। हालांकि हॉस्पिटल एक निर्माता भी थी। वह इन दोनों को चुनते हैं क्योंकि वे गुडविल दिग्गजों की जोड़ी है। दोनों ही कंपनियों में कुछ चीज़ें बढ़िया चल रही थी, एक महान वित्तीय स्थिति और 100% आय स्थिरता, 10 वर्षों में स्थिर कमाई। ग्राहम हॉस्पिटल की कमाई की दर से अप्रसन्न है जो कि पूंजी पर 9.7% है, पर वह यह भी जोड़ते हैं कि हॉस्पिटल की विकास दर होम की तुलना में बहुत बेहतर थी। ग्राहम बताते हैं कि जब तुलना मूल्य को तस्वीर में लाया जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान और अतीत की कमाई और लाभांश की तुलना में होम एक बेहतर खरीद है। ग्राहम इस तत्व को संदर्भित करते हुए अपने पाठ से जोड़ते हैं कि होम की बहुत कम बुक वैल्यू है और इसलिए यह आम स्टॉक विश्लेषण में एक बुनियादी विरोधाभास दिखाता है। एक तरफ इसका मतलब है कि कंपनी अपनी पूंजी पर उच्च लाभ कमा रही है जो शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। दूसरी ओर इसका मतलब है कि मौजूदा मूल्य पर निवेश विशेष रूप से कंपनी की कमाई स्थिति में किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल परिवर्तन के लिए कमजोर होगा। इस मामले में दोनों कंपनियां बुक वैल्यू के 5x से गुणा पर बिक्री कर रही हैं और होम 12.5x पर है। ग्राहम की समीक्षा के साथ यह गुणक ग्राहम के निष्कर्ष का पूर्वाभास देते हैं। ग्राहम के अनुसार किसी भी निवेशक के लिए दोनों मुद्दे उनके मौजूदा मूल्यों पर रूढ़िवादी मानकों को
ध्यान में रखते हुए महंगे थे। उनके साथ ग्राहम की प्राथमिक वाद यह था कि कीमत बहुत अधिक वादा था, पर्याप्त वास्तविक प्रदर्शन नहीं था। यह वह जगह है जहाँ गुडविल कारक आता है, जहाँ ध्यान थे। तुलना 4, एच एंड और ब्लॉक ऑफ और ब्लू वेल INC। फिर हम दो अलग अलग उद्योगों में दो कंपनियों की तुलना देखते हैं। चौथे जोड़े के लिए ग्राहम एच एंड और ब्लॉक और ब्लू वेल INC की तुलना करने का विकल्प चुनते हैं। वह H&R की रॉकेट सफलता की तुलना ब्लू वेल से करते हैं, जिसे HARD के समान सफलता के स्तर तक पहुंचने के लिए भीषण समय परीक्षण प्रतियोगिता से गुजरना पड़ा। 69 के अंत में ग्राहम ने कहा कि बाजार ब्लू के साथ प्यार में नहीं था। SNDP कंपोजिट के मुकाबले 17 की तुलना में यह उसे केवल 11 का पाई दे रहा था। दूसरी ओर H&R 100x से अधिक गुणकों के साथ छाया हुआ था। ग्राहम इसे स्पष्ट रूप से बताते हैं, सच है, ब्लॉक प्रति डॉलर कैपिटल के मुनाफे में ब्लू की तुलना में दोगुना था। पिछले 5 वर्षों में उसकी आय में परसेंटेज ग्रोथ प्रतिशत वृद्धि अधिक रही, लेकिन एक स्टॉक एंटरप्राइज के रूप में ब्लू वेल ब्लॉक के मूल्य में 1/3 से भी कम बिक रहा था, जबकि ब्लू वेल 4 गुना ज़्यादा कारोबार कर रहा था। अपने स्टॉक के लिए 2.5 गुना ज़्यादा कमाई कर रहा था। मूर्त निवेश में 5.5 गुना और कीमत पर लाभांश बच का समय दिया। यह अच्छा यहाँ यह है, जैसा कि हमें डीन के दिमाग में झांकने से पता लगता है कि दोनों ही कंपनियां किसी विश्लेषक की बढ़िया लगेंगी, लेकिन दो अलग अलग कारणों से। H&R एक मोमेंटम से नज़रिए से बहुत अच्छी लगेगी। ब्लू वेल खुद को व्यवसाय में खरीदने वाले किसी दृष्टिकोण से बहुत अच्छी लगती था। उन दोनों ने बाजार के तूफान को अच्छी तरह से झेला, लेकिन अंत में ब्लू वेल उच्चतर स्तर में पहुंची। तुलना 5, इंटरनेशनल हार्वेस्टर और इंटरनेशनल फ्लेवर्स एंड फ्रेगनेंसेस। यहाँ ग्राहम NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज सूची में एक दूसरे के पास दो कंपनियों की तुलना करता है, एक परिचित इंटरनेशनल हार्वेस्टर और एक अपरिचित इंटरनेशनल फ्लेवर्स एंड फ्रेगनेंसेस। यह एक बहुत ही अनोखा मामला है, क्योंकि फ्लेवर हार्वेस्टर की तुलना में बाजार उच्च मूल्य कुल पूंजीकरण पर बिक रहा था। भले ही इंटरनेशनल के पास फ्लेवर की तुलना में 17 गुना स्टॉक कैपिटल और 27 गुना से अधिक वार्षिक बिक्री थी। यह मिस्टर मार्केट के निदा भाषण का एक समान संकेतक है। इस प्रतीक होने वाली असमानता का कारण फ्लेवर के लाभप्रद वृद्धि में उल्लेखनीय प्रदर्शन में निहित था। पहला, फ्लेवर में बिक्री का लाभ 14.3% था, जबकि हार्वेस्टर के लिए 2.6% था। नेक्स्ट, फ्लेवर ने अपनी शेयर पूंजी पर 19.7% अर्जित किया, जो कि हार्वेस्टर के लिए केवल 5.5% था। 5 साल की वृद्धि में फ्लेवर की शुद्ध आय दोगुनी हो गई, हार्वेस्टर की मुश्किल से वृद्धि हुई। इस मामले में हम दोनों कंपनियों के लिए ग्राहम के साथ एक चिंताजनक बात देखते हैं। उन्होंने महसूस किया कि सफल होने के लिए बावजूद फ्लेवर बेहद महंगा था और हार्वेस्टर हालांकि डिस्काउंट पर बिक रहा था। उसकी कमाई इतनी औसत थी, कोई वास्तव में आकर्षक नहीं दिख रहा था। इस अवधारणा में महान सबक यह है कि अगर कोई मुद्दा छूट पर उपलब्ध है तो भी यह हमारे मूल्य के मानकों के आधार पर आकर्षक नहीं हो सकता। याद रखें, इसकी कमाई बिल्कुल भी नहीं बढ़ी थी। तुलना 6, मैकग्रा हिल और मैकग्रा एडिसन। यहाँ हम मैकग्रा हिल के साथ मैकग्रा एडिसन की तुलना करते हैं। एडिसन उपयोगिता और घरेलू बर्तनों को संभालता है, जबकि हिल पुस्तकों और सूचना सेवाओं को संभालता है। ग्राहम इस तुलना द्वारा मुख्य रूप से अत्यधिक आशावाद से थक जाने से संप्रत पर जोर देना चाह रहे थे। उस समय हिल एडिसन से अधिक बेच रहा था, जो उनकी तुलनीय पेशकश को देखते हुए अजीब लग रहा था। उस समय जनमानस की भावना यह थी कि प्रकाशन कंपनियों को खरीदो, जिससे उनकी कीमतें अधिक से अधिक होती जा रही थी, भले ही उनके मुनाफे कम हो रहे थे। हालांकि हिल 2 साल बाद एक अच्छी स्थिति में आ गया था, परंतु उसकी गिरावट ने यह साबित करने के लिए पर्याप्त थी कि आशावाद के आधार पर उच्च कीमतों पर खरीदने से आगे केवल विफलताएं ही हाथ लगती है। एडिसन, जबकि इतना महिमा मंडित नहीं किया गया था, एक स्थिर एडी जो अच्छी गति से आगे बढ़ा और 1971 में पूरी तरह से रिकवर होने के बाद अपने उच्च के पास आकर रुका। तुलना 7, प्रेस्टो और जनरल। जैसा हम पेचीदा तुलना के दायरे में आते हैं, ग्राहम में प्रेस्टो और जनरल की तुलना करने के लिए सांस ले जाता है। प्रेस्टो बिजली के घटकों अध्यादेश बनाने और जनरल उत्पादों की एक विस्तृत श्रेणी का एक विशाल समूह है। जनरल के बारे में जो दिलचस्प है वह है उनकी लेखांकन किताबों में वारंट और कन्वर्टिबल का इस्तेमाल। जब कोई कंपनी को
अतार्किक तरीके से विश्लेषण करता है तो वे देखते हैं कि कंपनियों की किताब समान है। हालांकि जब कोई आम स्टॉक पैकेज के हिस्से के रूप में वारंट का एक फैक्टरिंग दृष्टिकोण लेता है तो अचानक बाजार पूंजीकरण इसकी कुल बुक वैल्यू से 3 गुना से अधिक हो जाता है। जब आप अपनी फर्मों की तुलना करें तो इस बारे में ज़रूर देखें। पृष्ठों के साथ ग्राहम की दिलचस्पी कुछ और है। तथ्य यह है कि वे पहले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माता के रूप में काम कर रहे थे और फिर सरकार के साथ अध्यादेश के अनुबंध ले रहे थे, जिसका मतलब था कि एफएफओ को उनके युद्ध कार्य से गंभीर रूप से प्रभावित किया गया था। ग्राहम के विश्लेषणों में ध्यान देने की योग्य बात यह है कि वह मुख्य रूप से अपनी सुरक्षा के मार्जिन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि यह युद्ध कार्य से एफएफओ की तुलना करता है। यदि अध्यादेश के सौदे चले गए तो निवेशक की संभावनाएं किस प्रकार से प्रभावित होगी। इस मामले में पृष्ठों की सेहत पर विश्लेषण अध्यादेश एफएफओ के बिना किए जाने में समझदारी होगी और फिर यह निर्धारित करना होगा क्या संगठन अभी भी निवेश के लिए दर्शनीय है। तुलना 8। व्हिटिंग कार्प और विल्कॉक्स एंड गिब्स। अंतिम तुलना व्हिटिंग कार्प और विल्कॉक्स एंड गिब्स की थी। इस मामले में ग्राहम इसे मिस्टर मार्केट की विषमताओं के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में उपयोग करते हैं। कम बिक्री और कमाई वाली कंपनी आम के लिए आधी मोड़ संपत्ति के साथ दूसरे के कुल मूल्य के लगभग 4 गुना पर बेची गई। हम देखते हैं कि भले ही विल्कॉक्स विशेष शुल्क के बाद एक बड़े नुकसान में जा रहा है और उसने 13 वर्षों में लाभांश का भुगतान नहीं किया है। दूसरी ओर हिंटिंग एक महान रिकॉर्ड और उच्चतम लाभांश में से एक था। मिस्टर मार्केट को एक ऐसे व्यवसाय को अधिक मूल्यांकन करना आशाजनक है जो कागजों पर विंटिंग के मुद्दे के अधीन था। ग्राहम हमें बताते हैं कि विंटिंग एक आकर्षक सेकेंडरी इशू निवेश के समूह के हिस्से के रूप में उद्यमी निवेशक के लिए उपयुक्त तो हो सकता है, पर हुआ यूं कि विल्कॉक्स इतना नीचे गिर गया जो समझना मुश्किल था, जबकि विक $24.5 के मूल्य तक आगे बढ़ा, जो एक वर्ष में 19% का लाभ था। ग्राहम ने अपनी पसंद दिखाते हुए अध्याय को समाप्त किया कि एक विश्लेषक केवल असाधारण या अल्पसंख्यक मामलों पर ध्यान केंद्रित करता है। इससे वह एक आश्वस्त निर्णय ले सकता है कि कीमत मूल्य से काफ़ी नीचे है। इतिहास लगातार खुद को दोहराता है। कंपनियां, प्रतिभागी और निवेशक अलग अलग हैं, लेकिन परिणाम एक ही है। जैसा कि ज्विंक बताता है, अच्छी और बुरी कंपनियां हैं। अच्छे स्टॉक जैसे कोई चीज़ नहीं है, केवल अच्छे स्टॉक की कीमतें जो आती हैं और जाती हैं। ऐसे मामले हैं जहां निवेशक उत्साहित होते हैं और उन कंपनियों के स्टॉक के लिए अत्यधिक कीमतों का भुगतान करते हैं जिनका सेहत समस्याग्रस्त है। वे परिणाम असोजनक रूप से समाप्त होते हैं। इसी समय आपको ऐसी कंपनियां मिलेंगी जिनका स्टॉक अनुकूल है, जिनकी कीमतें उनके वास्तविक मूल्य से कम हैं। ये परिणाम अधिक बार नहीं अनंत संतोषजनक रिटर्न प्रदान करते हैं। कई निवेशक बाजार की कार्रवाइयों का या भविष्य की कमाई के आधार पर सर्वोत्तम संभावना वाले शेयरों को खरीदने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के निवेश के बारे में ग्राहम को संदेह था। उन्होंने इन अवसरों को अल्पसंख्यक को ढूंढना पसंद किया जहां उन्हें विश्वास था कि कीमत कंपनी के वास्तविक मूल्य से काफ़ी कम है। अध्याय 19। स्टॉक होल्डर एंड मैनेजमेंट्स डिविडेंड पॉलिसी, शेयरधारक और प्रबंधन लाभांश नीति। सारांश। ग्राहम ने शेयरधारकों से कंपनी के मालिक होने की सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया। उन्होंने सोचा कि अच्छे परिणामों के साथ प्रबंधन को पुरस्कृत किया जाना चाहिए और खराब परिणामों वाले प्रबंधन को पूछताछ और चुनौती दी जानी चाहिए। वह विशेष रूप से शेयरधारकों के बारे में अड़े हुए थे जो अपनी कमाई का एक अच्छा हिस्सा लाभांश में लौटाने की मांग कर रहे थे। इसका कारण यह है कि बहुत सी कंपनियां पिछले दिनों की कमाई को दरकिनार कर देती हैं सिर्फ इसलिए कि प्रबंधन मौजूदा संचालन के साथ एक अच्छा काम करता है। इसका मतलब यह है नहीं कि वे अतिरिक्त कंपनियां पूंजी का सबसे अच्छा उपयोग जानते हैं। यदि प्रत्येक शेयरधारक एक बुद्धिमान निवेशक की तरह काम करता है तो वह कंपनियों के बोर्ड सदस्यों को जिम्मेदार ठहराएगा। उन्हें अपने प्रबंधन निर्णयों, लाभांश नीतियों, खरीद वापस कर क्रय कार्यक्रमों और शेयरधारकों के हितों की तलाश के लिए समग्र प्रतिबद्धता के लिए आवश्यक होना चाहिए। धन्यवाद। अध्याय 20। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सुरक्षा का मार्जिन के रूप में निवेश की केंद्रीय अवधारणा। सारांश। बेन ग्राहम ने सुरक्षा के मार्जिन को सेहतमंद निवेश का रहस्य और निवेश की केंद्रीय अवधारणा कहा। उन्होंने अवधारणा के लिए एक पूरा अध्याय भी समर्पित किया और मुझे विश्वास है इसे अंतिम स्थान पर रखा है क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण है। सुरक्षा का मार्जिन, जैसा कि उन्होंने कहा, वह धागा जो निवेश
नीति की सभी पूर्व चर्चा के माध्यम से चलता है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में 3 सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं। तेजी से उच्चतर रिटर्न, एक निवेश के लिए सुरक्षा का मार्जिन वास्तविक या मौलिक मूल्य और आपके द्वारा भुगतान की जाने वाली कीमत के बीच का अंतर है। मूल्य, निवेशक का लक्ष्य वास्तविक मूल्य की तुलना में कम उम्मीद से बहुत कम भुगतान किया जाना होना चाहिए। पैसे गंवाने से पहले नकारात्मक परिस्थितियों के लिए आपके पास जितना अधिक छूट होगा उतनी ही अधिक मार्जिन होगी। दूसरी ओर, यदि स्थितियां आपकी अपेक्षा के अनुरूप या बेहतर हैं तो लाभ मूल्य मार्जिन की तुलना से अधिक प्रभावशाली है। यहाँ तेजी से उच्च रिटर्न का एक उदाहरण है। आपने किसी शेयर के मूल्य का $50 होने का अनुमान लगाया और उसे सुरक्षा के 20% मार्जिन $40 के साथ खरीदते हैं। यदि आपका स्टॉक आपके मूल्य पर पहुंचता है तो आपको 25% रिटर्न $50 $40 से विभाजित होता है। हालांकि यदि आपने 50% मार्जिन $25 के स्टॉक खरीदा तो आपको 100% लगभग $50 $25 से विभाजित है। सुरक्षा के मार्जिन का कार्य, लगभग कोई भी थोड़े ज्ञान और कड़ी मेहनत के साथ अतीत का विश्लेषण कर सकता है। मिस्टर ग्राहम पूरे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स में इस अभ्यास के महत्व को प्रदर्शित करते हैं। हालांकि यहाँ तक कि सबसे अच्छे विश्लेषक भविष्य का लगातार सटीक पूर्वानुमान करने में असमर्थ हैं। सुरक्षा का एक मार्जिन होने का कार्य भविष्य के सटीक पूर्वानुमानों को अनावश्यक बनाना है। दूसरे शब्दों में, एक सुरक्षा बफर होने से गलत पूर्वानुमान की अनुमति मिलती है। यह आपको उन स्थितियों के लिए मार्ग देता है जो इष्टतम से कम है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है। भुगतान की गई कीमत पर सुरक्षा की मात्रा पूरी तरह से आकस्मिक है। प्रत्येक निवेश, कुछ अपवाद हैं, में एक कीमत है जहां सुरक्षा का मार्जिन खरीद के लिए पर्याप्त होगी। यह निर्धारित करना कि आपकी खरीद की कीमत क्या है और उस कीमत पर या उससे नीचे खरीदने के लिए अनुशासन होना ही मुश्किल है। अच्छी गुणवत्ता वाले निवेश के लिए बहुत अधिक कीमत चुकाने में जोखिम है। हालांकि ग्राहम ने कहा कि निवेश आर्थिक स्थिरता और विकास के समय कम गुणवत्ता वाले निवेश खरीदने से अधिक बार पीड़ित होते हैं। निवेशक कुछ अच्छे वर्षों की वजह से किसी कंपनी की कमाई और व्यवहार्यता के बारे में गलत निष्कर्ष निकालते हैं। एक सच्चे सुरक्षा बफर को आर्थिक चक्रों के लिए पर्याप्त भत्ती की आवश्यकता होती है और संभावना है कि कंपनी स्थायी रूप से सफल नहीं होगी। इसके अलावा ग्राहम ने ग्रोथ स्टॉक खरीदने के साथ इसी तरह से मूर्खता को पहचान लिया। निवेशकों को लगता है कि विकास कंपनी की भविष्य की कमाई औसत से कहीं अधिक दर पर है और इन शेयरों पर अधिक प्रीमियम मूल्य लगाते हैं। यह त्रुटि या स्थितियों के परिवर्तन के लिए बहुत कम जगह छोड़ता है। ग्रोथ स्टॉक केवल तभी खरीदना चाहिए जब मूल्य रूढ़िवादी अनुमानों के आधार पर सुरक्षा का एक मार्जिन प्रदान करता है। लगभग किसी भी निवेश में एक मूल्य बिंदु होता है जिस पर सुरक्षा का मार्जिन खरीद के लिए पर्याप्त होता है। हालांकि वे निवेश आमतौर पर अलोकप्रिय हैं और बाजार के पक्ष में हैं। पूंजी को एक सुरक्षा बफर की आवश्यकता होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों के खिलाफ प्रबल होने के लिए पर्याप्त है। विविधीकरण सुरक्षा का एक प्रमुख साथी है। विविधीकरण आपके पोर्टफोलियो के लिए सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है। सबसे पहले, हमने प्रत्येक व्यक्तिगत निवेश पर सुरक्षा की मार्जिन की आवश्यकता के द्वारा बाधाओं को अपने पक्ष में रखा है। हालांकि हमने चाहे कितना भी अच्छा किया हो, कुछ हमारी उम्मीदें पर खड़ा नहीं उतरेंगी। एक सुरक्षा बफर होने से हमारी संभावना से सुधार होता है, लेकिन कुछ निवेश अभी भी घाटे में रहेंगे। विविधीकरण का विचार यह है कि संयुक्त लाभ नुकसान की तुलना में बहुत अधिक होगा। हमारी सुरक्षा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जितने अधिक अवसर मिलेंगे, उतनी अधिक संभावना है कि पोर्टफोलियो औसत लाभप्रदता से ऊपर होगा। इसलिए विविधीकरण बुद्धिमान निवेशक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। धन्यवाद।